नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका समर्थन और सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। पिछले 8 वर्षों का परिणाम है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल गया है, जो सभी प्रकार के खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह लैस है। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजस्थान के उदयपुर में एक समारोह में कही। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने सशस्त्र बलों में एक नया विश्वास जगाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है, न ही उसने 1 इंच विदेशी भूमि पर कब्जा किया है। लेकिन अगर कोई कभी भी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पिछले 8 वर्षों का परिणाम है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। जब हमारे सशस्त्र बलों ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हवाई हमले किए तो हमने आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। यह इस बात का सबूत था कि भारत की सैन्य शक्ति किसी भी देश से कम नहीं है। उन्होंने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि लोगों को भारत विरोधी तत्वों से बचाने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी तत्परता के साथ तैनात किया गया है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है और यह मजबूत तथा आत्मनिर्भर न्यू इंडिया शक्तिशाली देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अनेक कदमों को सूचीबद्ध किया, जिसमें 310 वस्तुओं की 3 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करना और केंद्रीय बजट 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% निर्धारित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 1 से 2 सितंबर को केरल और कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-2 सितंबर को कर्नाटक और केरल का दौरा करने वाले हैं। 1 सितंबर को 6 बजे सायं प्रधानमंत्री कोचीन एयरपोर्ट के निकट स्थित कालदी गांव में आदि शंकराचार्य की पवित्र जन्मस्थली श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्रम जाएंगे। 2 सितंबर को 9:30 बजे प्रधानमंत्री कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश सेवा में समर्पित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 1:30 बजे दोपहर मंगलुरु में 3800 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। रक्षा सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश सेवा में समर्पित करने वाले हैं। इस पोत को घरेलू स्तर पर डिजाइन किया गया और इसे INS विक्रांत के नाम से एक विमान वाहक पोत के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मंगलुरु में लगभग 3800 करोड़ रुपए की लागत वाली यांत्रिकीकरण और औद्योगिकीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नव मंगलुरु पत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित कंटेनरों और अन्य माल के प्रबंधन के उद्देश्य से गोदी नंबर 14 के यांत्रिकीकरण के लिए 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। यांत्रिकीकरण हो जाने से टर्मिनल की कुशलता बढ़ेगी, माल को उतारने चढ़ाने में कम समय लगेगा और गोदी पर माल पहुंचाने से पहले होने वाली प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की तलाशी ली। भाई ने गोपाल कांडा पर आरोपी की मदद करने का लगाया आरोप। गोवा पुलिस की टीम ने मंगलवार को हरियाणा में
सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की तलाशी ली। हरियाणा के हिसार जिले में सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है, जहां मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की टीम पहुंची। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले को लेकर हरियाणा सरकार ने गोवा की सीएम को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह भी किया है। दरअसल सोनाली फोगाट के परिवार ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उन्हें लिखित में सीबीआई जांच कराने की अर्जी दी थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच के लिए गोवा के सीएम को पत्र लिखा है। इस मामले को लेकर सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोपी सुखविंदर के पॉलिटिकल कनेक्शन के सवाल पर वतन ढाका ने कहा कि हमने तो पहले कहा था कि उसने उनके यानी गोपाल कांडा के साथ काम किया है। सुखविंदर ने गोपाल कांडा के साथ काम किया है। अब जिन लोगों को पकड़ा गया है वही बता पाएंगे कि उनके पीछे किसकी साजिश है। कुछ हमें वहां से मैसेज भी मिला कि गोपाल कांडा उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा कहना है सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका का। साजिश का तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो मदद की है, तभी तो उन्होंने उनसे संपर्क किया। बाकी सुखविंदर ही बता पाएगा, यह कहना है सोनाली फोगाट की भाई का। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान गुलाम नबी आजाद से मिले। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद के घर G23 नेताओं की बैठक के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की तरफ से पार्टी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतारा जा सकता है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान ने मंगलवार को गुलाम नबी आजाद से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। तीनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जहां गुलाम नबी आजाद पर पार्टी के बाकी नेता निशाना साध रहे हैं, वहीं उनके पुराने साथी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने एक निजी चैनल को कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी, उनका इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पर चर्चा हुई है। पार्टी अध्यक्ष चुनाव को लेकर चौहान ने कहा कि हमें खुशी है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसको लेकर राजनीति या रणनीति का खुलासा नहीं करते हुए उन्होंने कहा कि अभी समय काफी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री 73 वर्षीय आजाद ने पिछले हफ्ते कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे अपने त्याग पत्र में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की आलोचना की थी। आजाद ने कहा है कि यह जल्द ही जम्मू कश्मीर से अपनी पार्टी शुरू करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि लोग सोचने को स्वतंत्र हैं। मैंने आर्टिकल में लिखा है कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है। हमारे लोकतांत्रिक देश में पार्टियों में लोकतंत्र होना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। झारखंड महागठबंधन सरकार के विधायक मंगलवार को रांची से रायपुर शिफ्ट हुए। झारखंड महागठबंधन सरकार के विधायक मंगलवार को रांची के रायपुर शिफ्ट किए गए हैं। सीएम आवास से हेमंत सोरेन विधायकों को 2 बसों में लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से सभी विधायक रायपुर गए। हालांकि सीएम रायपुर नहीं गए हैं, वे विधायकों के साथ केवल एयरपोर्ट तक आए थे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम हर मुश्किल का सामना करेंगे, क्योंकि अप्रत्याशित घटना नहीं घटने वाली है। अप्रत्याशित घटना नहीं घटने वाली है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। स्थिति हमारे नियंत्रण में है। मैं आपको बता दूंगा कि क्या मैं भी विधायकों के साथ जाऊंगा, ऐसा कहना था हेमंत सोरेन का। सभी विधायक रायपुर के मैफेयर रिसोर्ट में रुकेंगे। रिसोर्ट के बाहर पुलिस की तैनाती का आदेश दिया गया है। मैफेयर रिसोर्ट में सभी 47 कमरों को भी बुक किया गया है और शाम 7 बजे सभी विधायक रिसोर्ट पहुंच जाएंगे। इसी बीच 1 सितंबर को शाम 4 बजे रांची में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। इससे पहले राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीती 27 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अन्य विधायकों को लेकर रांची में अपने आवास पर पहुंचे थे। चर्चा है कि चुनाव आयोग द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की गई है। इसके बाद ये राजनीतिक उठापटक शुरू हुई है। हालांकि झारखंड के राज्यपाल द्वारा अब तक चुनाव आयोग का फैसला नहीं बताया गया है। वहीं 1 सितंबर को शाम 4 बजे रांची में
कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा, एक दिन और बढ़ाया गया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को भी सदन में हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई। इसे देखते हुए दिल्ली विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अब सदन की कार्यवाही फिर से 31 अगस्त को शुरू होगी। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को आप और बीजेपी सदस्यों द्वारा की गई नारेबाजी और आसन के सामने आने की वजह से 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी, बल्कि कई बार स्थगित की गई। पहले 12 बजे, फिर उसके बाद 12:30 बजे, फिर 1 बजे के आसपास 1:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आप विधायक दिल्ली एलजी विजय कुमार सक्सेना पर 6 साल पहले लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सदस्य उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने सदन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। आप विधायकों का आरोप है कि एलजी विनय सक्सेना ने साल 2016 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष रहते हुए अपने 2 अधीनस्थों पर प्रचलन से बाहर किए गए 1400 करोड़ रुपए के नोट को बदलवाने का दबाव बनाया था। इससे पहले सोमवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था। इससे पहले शुक्रवार और सोमवार को हुई कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक सदन का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें निलंबित कर दिया गया था 1 दिन के लिए। इसी बीच मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को उनके लॉकर की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला और एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई के 4 सदस्यीय एक दल ने गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में सिसोदिया के बैंक लॉकर की आज यानी मंगलवार को करीब 2 घंटे तलाशी ली। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया उन 15 लोगों और संस्थाओं में शामिल हैं जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में नामजद किया गया है। तलाशी खत्म होने के बाद सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है। दिल्ली की शराब नीति आप पार्टी के गले की फांस बनी, अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। दिल्ली की शराब नीति आप पार्टी के गले की फांस बन गई है। जहां इस मसले पर बीजेपी रोज आप पर हमलावर हो रही है, वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी शराब नीति पर खफा होकर दिल्ली सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिख डाली। अरविंद केजरीवाल से अन्ना ने चिट्ठी में कहा है कि वह दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने स्वराज पुस्तक में बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उनके आचरण में इसका असर नहीं दिख रहा है। चिट्ठी में अन्ना हजारे ने यह भी लिखा कि आपने स्वराज नाम की इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, इसलिए तभी से आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर सीएम बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए ऐसा लगता है। जिस प्रकार शराब का नशा होता है, उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। उन्होंने कहा है कि आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हैं ऐसा लग रहा है, इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। ऐसा लगता है कि जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। अन्ना ने कहा कि गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। यह बात जनता के हित में नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बनी, नई शराब नीति को देखकर अब पता चल रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बन गई, वह भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर ही चलने लगी। यह बहुत ही दुख की बात है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी सफाई दी और उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अब अन्ना के कंधे पर रखकर अपना बंदूक छोड़ रही है। इधर भारत चीन संबंधों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान आए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध और तनाव के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा की स्थिति भारत और चीन के बीच आगे के संबंधों को तय करेगी। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की शुरुआत के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, क्षेत्रीय सहयोग, संपर्क और एशिया के भीतर अंतर विरोधों के प्रबंधन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि निकट भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक पथ पर लौटने
और टिकाऊ बने रहने के लिए संबंधों को 3 चीजों पर आधारित होना चाहिए: पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हित। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से आप सभी को अच्छी तरह से पता है। मैं केवल यह दोहरा सकता हूं कि सीमा की स्थिति आगे संबंधों को तय करेगी। भारतीय और चीनी सैनिकों का पूर्वी लद्दाख में 2 साल से ज्यादा समय से टकराव वाले कई स्थानों पर गतिरोध बना हुआ है। उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष क्षेत्र के कई क्षेत्रों से पीछे हटे हैं। हालांकि दोनों पक्षों को टकराव वाले शेष बिंदुओं पर जारी गतिरोध को दूर करने में कोई सफलता नहीं मिली है। उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का अंतिम दौर पिछले महीने हुआ था, लेकिन गतिरोध दूर करने में कामयाबी नहीं मिली। यमुना में सभी मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 50,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। दिल्ली ने 2019 से यमुना में सभी मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीपीसीसी ने अपने निर्देशों में कहा है कि यमुना में मूर्तियों को विसर्जित करने वाले किसी भी उल्लंघनकर्ता को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे प्रावधान भी हों जिससे 6 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 29 अगस्त को डीपीसीसी की ओर से एक आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस 29 अगस्त को डीपीसीसी की ओर से एक आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिलाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि यमुना या नदी के सार्वजनिक जल निकायों, तालाबों और घाटों में भी कोई मूर्ति विसर्जन न हो। पिछले वर्षों की तरह मूर्ति विसर्जन के लिए केवल मिट्टी और बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनी मूर्तियों की अनुमति है, जबकि पीओपी आधारित मूर्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि दुर्गा पूजा सहित दिल्ली में भी मूर्ति विसर्जन के लिए वही नियम लागू रहेंगे। स्थानीय निकाय द्वारा चिन्हित स्थानों को छोड़कर यमुना नदी और किसी भी अन्य जल निकायों में किसी भी मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करना होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मूर्तियों के विसर्जन से पहले फूल और सजावटी सामग्री यानी कागज से बनी जैसी पूजा सामग्री को हटा दिया जाना चाहिए और निपटान के लिए अलग से एकत्र किया जा सकता है, जहां बायोडिग्रेडेबल सामग्री को रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग के लिए भेजा जाना है। वहीं गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री को सैनिटरी लैंडफिल में भेजा जाएगा। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। इराक में हिंसा, इराकी बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में अब तक 23 लोगों की मौत की खबर है। सोमवार को मौलवी मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया। इसके बाद से इराक में हिंसा शुरू हो गई है। शिया गुरु के इस फैसले से उनके समर्थन में नाराजगी बढ़ गई और वो सड़कों पर उतर आए। ये लड़ाई आज मंगलवार को भी जारी है। ताजा जानकारी है के मुताबिक इराकी बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इराक में माहौल खराब होते जा रहे हैं। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन और सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बल आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसा भी देखने को मिला जो काफी हैरान करने वाला है। भीड़ में से कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखाई दिए। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के पास इराकी कत्यूसा रॉकेट दागे गए। बगदाद में लगातार धमाकों की आवाजें आ रही हैं। एक रॉकेट अमेरिका एम्बेसी के पास गिरने की भी खबर है। हालात किस कदर बिगड़ गए इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि बगदाद के राष्ट्रपति आवास और सरकारी भवनों पर भी रॉकेट दागे गए हैं। बगदाद के सेंट्रल जोन इलाके में रॉकेट से हमला किए जाने की खबर है। इराक में नई सरकार बनाने को लेकर पिछले 1 महीने से गतिरोध चल रहा है। शिया धर्मगुरु के समर्थक इराक में दशकों के संघर्ष और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शिया धर्मगुरु इराक की राजनीति पर अमेरिका और ईरान का प्रभाव खत्म करने के पक्ष में थे। वो संसद को भंग करके जल्द चुनाव कराने की मांग के पक्ष में थे। इस बीच उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं अब उनके समर्थकों और सुरक्षा बलों ने बीच हिंसक झड़प जारी है, यानी समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प जारी है। अभी तक इसमें 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव व समारोह नहीं होगा।
बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव व समारोह नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद 3 जजों का यह फैसला आया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा, भगवान गणेश से हमें कुछ माफी दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा। इससे पहले ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने के मुद्दे पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। वक्फ बोर्ड की ओर से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल से ये संपत्ति हमारे पास है और किसी दूसरे समुदाय ने यहाँ कभी कोई धार्मिक समारोह नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुना चुका है और पहले कभी किसी ने इसे चुनौती नहीं दी। अब 2022 में कहा जा रहा है कि ये विवादित है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2022 में निगम इसे विवादित बताते हुए इस पर गणेश उत्सव करने पर आमदा है। ये संपदा 1965 में ही दस्तावेजों में वक्फ की मिल्कियत है। सिब्बल ने कहा कि कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर गणेश उत्सव की इजाजत दी गई, जबकि इस ग्राउंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 1964 में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने हमारे पक्ष में आदेश दिया था और यह वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति है। 1970 में भी हमारे पक्ष में निषेधाज्ञा दी गई थी। जस्टिस अभय एस ओक ने पूछा कि क्या पहले यहाँ कोई धार्मिक गतिविधि हुई है। इस पर सिब्बल ने कहा, कभी नहीं हुई है। जस्टिस सुंदरेश ने पूछा, इस मामले में आपकी आपत्ति क्या है? जो अनुमति दी गई है वह केवल रमजान और बकरीद त्योहार है। अब हाईकोर्ट का निर्देश है कि कृपया सभी त्योहारों को अनुमति दें, या यह आपकी शिकायत है कि इसका इस्तेमाल एक विशेष त्योहार के लिए किया जा रहा है? जस्टिस सुंदरेश ने पूछा, केवल कल के लिए प्रस्तावित त्योहार के खिलाफ शिकायत है या उसके बाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाना है? उधर मुकुल रोहतगी ने कहा कि निगम मालिक नहीं है और यह राज्य सरकार की संपत्ति है। सिब्बल ने कहा कि जब तक यह वक्फ संपत्ति है तब तक आप स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वक्फ अधिसूचना को कभी भी किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ देर पहले ही खुलासा किया है कि उन्होंने 2 दिनों के लिए गणेश चतुर्थी की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि इसे छूने या छेड़छाड़ का अधिकार क्षेत्र किसी के पास नहीं है। योगी सरकार ने मेडिकल संस्थानों में 10,000 पद सृजित करने को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मेडिकल संस्थानों में 10,000 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। सरकार के मंत्रिमंडल में मंगलवार को राज्य में राजकीय मेडिकल कॉलेज व अन्य स्वशासी मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10,000 पद तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बारे में संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, स्वशासकीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में परास्नातक व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विंग में सपोर्टिंग डिपार्टमेंट, चिकित्सा विश्वविद्यालय व सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में स्नातक, परास्नातक एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के दृष्टिगत MCI, NMC के मानकों की पूर्ति एवं संबद्ध चिकित्सालयों के सुगम संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यक मानव संसाधन के पदों के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। खन्ना ने बताया कि इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और इसमें 10,000 पद सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी पदों का सृजन होगा और इस पर 921 करोड़ 56 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। उन्होंने कहा कि यह चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन, शोपिया में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे, जो पार्टी में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने शोपिया के नागबल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दी। अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड और हमारे पब्लिक वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपके समर्थन के बिना ये जो हमारा प्रयास है वो जारी नहीं रह सकता। इसलिए आपका समर्थन, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वह सहयोग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और